अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वो है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, अभी तो पढ़े थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो अमेंड किया जा सकता है, लेकिन ये सॉल्यूशन इतना आसानी से नहीं आया, इसके पीछे का एक पूरा केस हिस्ट्री है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दी अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अमेंड होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न, और इसका जवाब क्या है देखिए हमें पता है कि वी हैव अ पार्लियामेंट, राइट, और समझिए दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये एक टॉपिक है पार्ट 1, पार्ट 2, अपना वाला है पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 तो इसको थोड़ा अलग ही कर देते हैं, पार्ट 3 जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। फिर वी हैव पार्ट 4, पार्ट 5, फलाना डिग्राना करके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, मैं फंडामेंटल राइट्स नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, संशोधन होता है, किया जा सकता है। कौन करता है? पार्लियामेंट, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट। वैसे ओनली क्या, जुडिशरी भी कर देती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से, इंटरप्रिटेशन के माध्यम से। ठीक है, बट अभी के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के सिंपल तरीके से देखते हैं। तो पार्लियामेंट एक लौती ऐसी बॉडी है जिसको इसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार अवेलेबल है। ठीक है, ये अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट कुछ भी करती है तो उसके लिए उसको बिल पास करना होता है। ठीक है जी, तो ये इसके लिए एक बिल पास करेगी और इस बिल को कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और इसके थ्रू कुछ भी चेंजेस, अच्छा याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप एक फुल स्टॉप भी चेंज करेंगे ना तो उसको भी अमेंडमेंट ही माना जाता है। ठीक है, इवन अ फुल स्टॉप भी चेंज किया तो। सो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का, और अमेंड करने के लिए वो एक बिल पास करता है, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। नाउ इसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसका नंबर है आर्टिकल 368। ये 368 में कुछ प्रोसीजर मेंशन्ड है, और कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है कि अगर मुझ में कुछ चेंजेस करना है तो हे पार्लियामेंट इस प्रोसीजर को फॉलो करो। ठीक है जी, ठीक है, तो पार्लियामेंट को ये प्रोसीजर फॉलो करना बोलता है, मतलब इस बिल को पास करने के टाइम पर आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एंड दैट प्रोसीजर इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 368। इसीलिए हम इस बिल को कहते हैं, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 के तहत पास किया जा रहा है, क्योंकि वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा जिस प्रोसीजर के थ्रू, जो प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखा हुआ है कि इसी प्रोसीजर के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। एग्री? करेक्ट है। हाँ, अब पार्लियामेंट को क्योंकि पावर मिला तो पार्लियामेंट ने क्या किया, ये एक डिग्री आगे ही बढ़ गया, ये पहली बार चेंज करने जा रहा है। देखो फर्स्ट टाइम, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, राइट। ये भाई को बोला कई बार भी चेंज करो, तो इसने पहले ही सीधा अटैक मारा इसी के ऊपर, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, सब वही है, सीधा फर्स्ट अमेंडमेंट इसी के ऊपर कर दिया, और इसी के साथ बवाल मच गया कि भाई इसको अमेंडमेंट करने का पावर दिया था, तो क्या इसका मतलब है कि ये फंडामेंटल राइट्स जो आत्मा, चेतना, सब चीज़ है, उसी को भी चेंज कर सकता है क्या, उसमें भी अमेंडमेंट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास यही मैटर पहुंचा था। ठीक है जी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास 1951 में, इट वाज इन 1951, जब एक केस आया, नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, 1951 का ये केस है। इस केस में किसको चैलेंज किया गया था? ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को ही चैलेंज किया गया था। करेक्ट है जी, पहले ही संशोधन को, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 वाज चैलेंज्ड, इसको चैलेंज किया, और पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या पार्लियामेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का पावर है, डज इट ऑल्सो मीन कि इट कैन अमेंड आर्टिकल, आई मीन फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक, क्या उसको भी अमेंड कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस का मतलब पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, हैंस ये गलत नहीं है, ये एकदम सही है। ठीक है, तो इसने ओके बोल दिया, दिस इज राइट। तो इसने बोला
क्या कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब इसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो शांति होना पड़ेगा, सब शांत हो गया। फिर पार्लियामेंट क्या कर रहा है, सेकेंड टाइम चेंज किया तो इधर कर दिया, थर्ड टाइम यहाँ कर दिया, फोर्थ टाइम यहाँ कर दिया, फिफ्थ टाइम यहाँ कर दिया, कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे इन लोग लगातार चेंज किए जा रहे हैं। उसी का नंबर होता है सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हम कहते हैं। नंबर वाइज चल रहा था, सब शांत है, क्योंकि कहीं पर भी भाई अधिकार है, कहीं पर भी चेंज करो, हम क्या ही कर सकते हैं। अब ऐसा चलते चलते क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये भाई ने फिर एक और अटैक मारा। दिस इज 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब फिर से इसने क्या किया, फिर से फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में ही चेंज कर दिया। तो एक बार फिर बवाल मचा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मा चेतना सब उधर ही, आत्मा चेतना निकल जाएगी तो काम कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो अब फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचा। ये था 1965। 1965 में सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा एक मैटर, नाम है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, राइट। और इस केस में 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था, वॉज चैलेंज्ड। ठीक है, चैलेंज्ड। अब इसमें भी सुप्रीम कोर्ट से पूछा भाई बताओ क्या करना है, ऐसा वैसा करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज़ को फिर से रिपीट कर दिया, बोला कि यस एकदम सही है भाई, उसको पावर है तो वो कहीं पर भी चेंज कर सकता है, तो ये इसको भी चेंज कर दिया तो कोई गलत नहीं है, दिस इज ओके ओके करके हाँ बोल दिया। ठीक है, अब याद रखिएगा, जनरली अगर आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट का हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब जब सुपर पावरफुल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, ऐसी सरकार जिसका लीडर का एकदम अलग ही रुतबा चल रहा है, अलग ही क्रेज चल रहा है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी टक्कर नहीं लिया। फिर वो अब आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी हो या फिर उस समय के जवाहरलाल नेहरू हो। नेहरू का डेथ हो गया है 1964 में, और उसके बाद में कांग्रेस सिस्टम थोड़ा वीक हुआ, क्रेज थोड़ा कम हुआ, डाइवर्जन पॉलिटिक्स में हुआ, तो जुडिशरी को भी हिम्मत आया कि अब उल्टा बोलेंगे। ठीक है, यानी अब तक देखिए पार्लियामेंट जो कर रहा है उसी में हाँ मिला रहा है, लेकिन अब पहली बार जुडिशरी अपोज करेगा 1967 गोलकनाथ के केस में। बड़ा केस आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, 2 साल बाद 1967 सुप्रीम कोर्ट के पास एक मैटर पहुंचा, नाम है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। ठीक है, इस केस में भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था। ऐसा क्यों 17th, ऐसा क्यों? तो देखिए एक्चुअली क्या है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कर क्या रहे थे, जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास सबके पास प्रॉपर्टी है, हर स्टेट गवर्नमेंट एक कानून बना रही थी कि प्राइवेट आदमी लोगों का प्रॉपर्टी छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो यानी राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और सज्जन सिंह का प्रॉपर्टी ले लिया। ठीक है, वैसे ही पंजाब की गवर्नमेंट ने कानून बनाया और गोलकनाथ का प्रॉपर्टी ले लिया। राइट, अब ये जो कानून है जो पंजाब की सरकार ने बनाया, जो कानून आपका इसने बनाया, क्या बोलते हैं, राजस्थान की गवर्नमेंट ने बनाया, वैसा ही केरला की गवर्नमेंट ने बनाया और केशवानंद का प्रॉपर्टी ले लिया। तभी इन लोग को भगवा में मिर्ची लगा और केस वेस लड़ो, ये वो सब हो रहा है। ठीक है, मतलब इन लोग का प्रॉपर्टी लेने का काम किया था। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, लॉ पास की और प्रॉपर्टी ले ली। अब जब आपको प्रॉपर्टी लिया तो आप चैलेंज करेंगे, आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे, तो केस किसके अगेंस्ट में फाइल करेंगे, उस लॉ के अगेंस्ट में। राइट, लेकिन हमारा एक शेड्यूल है 9th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 1951 में ही आ गया था, और उसमें ये लिखा था कि अगर किसी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो उस लॉ को कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। देखिए, मतलब इसको सिंपल तरीके से समझिए, ये है एक जनाब जिसका नाम है गोलकनाथ। ठीक है, ये है गोलकनाथ, इसका बड़ा सा ज़मीन है, इसी का इसको रुबाब भी चल रहा था, मैं खुश था। ठीक है, पंजाब की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ पास किया। ठीक है, और इस लॉ में लिखा कि लोगों का प्रॉपर्टी हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसी लॉ के थ्रू, ये वाला जो पीस ऑफ पेपर है जिसमें ऐसा बात लिखा हुआ है, इसी लॉ के थ्रू गोलकनाथ के इतने प्रॉपर्टी को ले लिया गया। ठीक है, गोलकनाथ को किस बात से दुख होगा इस लॉ से,
क्योंकि ये लॉ ही है जिसके वजह से उसका प्रॉपर्टी गया। तो गोलकनाथ इस लॉ को चैलेंज करने जाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, बोलेंगे कि ये लॉ गलत है, ये लॉ मेरा राइट टू प्रॉपर्टी हार्म कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो इस लॉ को वो चैलेंज करेंगे। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1991 में 1951 नहीं, क्या बोलते सर, 51 में, सॉरी 1951, 1951 में क्या हुआ, 1951 में एक शेड्यूल बनाया गया 9th शेड्यूल के नाम से, एक बड़ा सा बॉक्स बनाया गया। इस 9th शेड्यूल का आप एक बॉक्स जैसा समझ के रखिए, ठीक है। और कहा गया कि अगर भारत का कोई भी कानून इस लॉ के अंदर डाल दिया जाएगा तो उसको कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोई भी। 9th शेड्यूल, इसलिए 9th शेड्यूल को ब्लैक होल कहा जाता है, द ब्लैक होल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अगर किसी भी चीज़ को डाल दिए फिर आप उस चीज़ को चैलेंज कभी नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में, ठीक है। तो गोलकनाथ का लॉ पंजाब सरकार ने बनाया था, पार्लियामेंट ने क्या किया, 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया, 17th। ऐसा ही चीज़ था कि राजस्थान में एक भाई था जिसका नाम था सज्जन सिंह। सज्जन सिंह का भी ज़मीन ले लिया राजस्थान की सरकार ने लॉ बनाकर, और 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उस लॉ को भी इसके अंदर डाल दिया। अब जैसे डाल दिया, आप लॉ को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में? नहीं। तो अब गोलकनाथ और सज्जन सिंह क्या करेगा, एक काम करो, लॉ को नहीं चैलेंज कर सकते तो इस 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को ही चैलेंज कर देते हैं। तो उन लोग लड़ना तो है ही है भाई, ज़मीन गया तो कुछ ना कुछ तो लड़ेगा, कहीं ना कहीं तो लड़ेगा, ऐसे थोड़ी शांत बैठेगा। सो दे चैलेंज दी 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कॉमन आ रहा है क्योंकि ये 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राजस्थान का जो लैंड एक्विजिशन लॉ था उसको 9th शेड्यूल में डाला गया। इट इज़ बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू पंजाब के भी लॉ को चैलेंज, मतलब वहाँ डाल दिया गया था 9th शेड्यूल में, करेक्ट है, ठीक है। सो हैंस गोलकनाथ के केस में 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज चैलेंज्ड, ठीक है जी। अब देखिए, अब पहली बार सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग बोलने वाला है। क्या बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट है गोलकनाथ के तरफ से ये कि अगर आपने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इसमें चेंज कर सकता है, हैंस अगर आप फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज करने के लिए अलाउ कर देंगे, ये नहीं हो गया, फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज करने के लिए अलाउ कर देंगे, तो भाई ये आत्मा और चेतना के साथ में छेड़छाड़ हो जाएगा। फंडामेंटल राइट इज़ द पिलर, पिलर के साथ अगर छेड़छाड़ हो गया तो पूरी ढांचा खराब हो जाएगी, पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एसेंस गड़बड़ हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन लाइफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से मीनिंगलेस टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट को आप इतना सुप्रीम पावर क्यों दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी ढांचा गड़बड़ कर दे, और अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो सुप्रीमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, सुप्रीमसी ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगी, पार्लियामेंट जो चाहती है वही करने लग जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी हैव रूल ऑफ लॉ, वी हैव सुप्रीमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमसी को मेंटेन करना ज़रूरी है, फंडामेंटल राइट्स, आत्मा चेतना, पिलर सब चीज़ है, तो उसको बचाना ज़रूरी है। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट को पहली बार रियलाइज़ हुआ कि इतना लिबर्टी पार्लियामेंट को दे देना ये अच्छी बात नहीं है, ये तो पूरा लूटपाट के मचा देगा, ख़त्म ही कर देगा, तो हैंस इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर डिसीजन को इस बार चेंज किया और कहा कि नो इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को ट्रांसेंडेंटल पोजीशन दिया गया। ट्रांसेंडेंटल पोजीशन ये जजमेंट में टर्म यूज़ किया गया था, इसका मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट्स को सबसे बेहतरीन स्वरूप दिया गया है। अब अगर कोई भी इंक्लूडिंग पार्लियामेंट इसमें कुछ छेड़छाड़ किया तो उसके स्वरूप को गड़बड़ ही करेगा, कोई इसको अच्छा नहीं कर सकता, कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसको पोजीशन दिया गया है। अब अगर आप उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो उसको खराब ही करोगे, अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार में अपने ओवरटर्न कर दिया, ओवरटर्न्ड इट्स अर्लियर decision and ruled that no institution including parliament can amend fundamental rights,
फंडामेंटल राइट्स को कोई भी अमेंड नहीं कर सकता भाई, नॉट इवन दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कोई भी इसको अमेंड नहीं कर सकता, राइट। यानी अब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हो गया कि और कहीं तो चेंज किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट, बट इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, नॉट इवन पार्लियामेंट, कोई भी नहीं, फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब इसको एकदम ही सेक्रोसेंट बना दिया, इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, राइट। जो चीज में कोई भी छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं है उसको कहा जाता है सेक्रोसेंट, ठीक है। तो किस केस में फंडामेंटल राइट्स को सेक्रोसेंट पोजीशन जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, गोलकनाथ के केस में, ठीक है। तो यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि इसको सेक्रोसेंट जुडिशरी ग्रांटेड सेक्रोसेंट पोजीशन, ठीक है। नो रूल दैट नो इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट एज इट हैज ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्योंकि इसके पास ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट लुक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट लुक है, इसके लिए इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना पार्लियामेंट भी नहीं कर सकता। और जब किसी भी चीज़ में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता उसी को कहा जाता है सेक्रोसेंट। सेक्रोसेंट क्यों बनाया, क्योंकि इसके पास ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है। लेकिन याद रखिएगा आज के टाइम पर ये सेक्रोसेंट नहीं है, ये जजमेंट चेंज होने वाला है, इसके लिए यहाँ पर स्टार मार्क डाल दीजिए या कुछ भी करिए, क्योंकि ये सिर्फ उसी टाइम था, केशवानंद भारती केस में ये पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जो आपने फीचर्स लिखा है ना, फीचर्स वाले सेक्शन में एक और फीचर ऐड करिए, ये फीचर ही लिख रहे थे ना, यहाँ पर लिखिए फीचर में, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सेक्रोसेंट इन नेचर। सेक्रोसेंट नहीं है, सेक्रोसेंट का मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में बदलाव किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता, तो बेसिक स्ट्रक्चर आर सेक्रोसेंट इन नेचर, ठीक है, ऐसा लिखिए। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सेक्रोसेंट इन नेचर, नॉट सेक्रोसेंट। नॉट सेक्रोसेंट को अंडरलाइन करके यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, उसका मतलब क्या है, मीन्स कैन बी चेंज्ड, कैन बी अमेंडेड, चेंज के मतलब अमेंडेड लिख दीजिए, कैन बी अमेंडेड, उसमें चेंज किया जा सकता है, राइट। वाइल बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर आर सेक्रोसेंट, सेक्रोसेंट का मतलब कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी अमेंडेड। सेक्रोसेंट का मतलब, नॉट सेक्रोसेंट मतलब अमेंड किया जा सकता है, और सेक्रोसेंट है मतलब अमेंड नहीं किया जा सकता, मीन्स कैन नॉट बी अमेंडेड, है ना, कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है जी, तो हम क्या देख रहे थे, हम केस, हाँ गोलकनाथ वाला केस, ठीक है जी। तो यानी देखिए ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा, अच्छा ये सारा चीज़ स्टेटमेंट में पूछता है यहाँ, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट अलाउड या परमिटेड द पार्लियामेंट, या इन विच केस सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, तो ये दोनों केस में, ठीक है। In which case Supreme Court was of the view that no authority can amend, including Parliament, no authority including Parliament can amend fundamental rights, गोलकनाथ केस, ठीक है जी। फिर ऐसा आएगा कि in which case did Supreme Court granted sacrosanct position to the fundamental rights, sacrosanct किसमें, गोलकनाथ केस। In which case Supreme Court said that
फंडामेंटल राइट्स हैज़ दिस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। ट्रांसेंडेंटल पोजीशन का मतलब होता है सबसे बेहतरीन स्वरूप उसको दिया गया है, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी होता ना कि आपको एक डायग्राम या कुछ ऐसा टेक्सचर बना के दिया गया है, अब उसमें आप कुछ भी हाथ भी लगाएंगे तो खराबी करेंगे, उसमें 1% स्कोप नहीं है सुधारने का, आप सुधारेंगे नहीं उसको खराबी करेंगे। तो वैसा वाला पोजीशन जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशन पे ही है, उसी को ट्रांसेंडेंटल पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। यानी अब क्या हो गया है कि अब से कहा गया, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई पार्लियामेंट आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स को ये कहा ना कि फंडामेंटल राइट्स में आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ये किस में कहा, गोलकनाथ के केस में कहा, एग्री है ना। फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में आप चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये गोलकनाथ के केस में कहा। तो अब बताइए इस बात से पार्लियामेंट खुश होगा या नाराज़ होगा? नाराज़ हो जाएगा कि उसके पास वो पावर था वो भी चल गया, वो तो मज़ा नहीं आएगा। और ये टाइम पे पावर में थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी को तो और अच्छा नहीं लगेगा, तो वो अब इस जजमेंट को पलटेगी। ये वाला जो जजमेंट है इसको बस पलटा जाएगा, ठीक है। कैसे पलटेगी इंदिरा गांधी वो देखिए। इसी जजमेंट के बाद में उन्होंने लाया 1971 में, सॉरी 1971 में, इन द ईयर 1971 लाया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 1971 का है, ठीक है। इसके थ्रू किया क्या, तो उन्होंने 2 आर्टिकल में 2 क्लॉज ऐड कर दिया। इसके थ्रू किया क्या, इंसर्ट किया, इंसर्टेड क्लॉज 3 इन आर्टिकल नंबर यू रह गया, ठीक है, क्लॉज 3 इन आर्टिकल नंबर 368 एंड क्लॉज 4 इन आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल 368 में क्लॉज नंबर 3 ऐड किया, आर्टिकल 13 में क्लॉज नंबर 4 ऐड किया। और ये ऐड करने के वजह से हुआ क्या, ये ऐड करने की वजह से पार्लियामेंट को फिर से पावर मिल गया कि वो फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकता है, ठीक है जी, गॉट इट। सो इसके वजह से हुआ क्या, एम्पावर कर दिया, एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की शक्ति फिर प्रदान कर दी, किसको, तो पार्लियामेंट को, एम्पावर्ड पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 वाज टू ओवरटर्न गोलकनाथ जजमेंट। गोलकनाथ के जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए लाया गया था इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ कि इसमें थोड़ा चेंज, और अब फिर से पार्लियामेंट पावरफुल हो गया, ये कट गया और इसको अलाउ कर दिया, अब फिर से वो जाकर अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है जी। यानी गोलकनाथ केस में गोलकनाथ केस के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और पार्लियामेंट फिर से पावरफुल हो गई कि नाउ इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ अब जैसे ये किया, ये वाला एक काम करे, ये आप लोग साथ में ऐसे ही लिख रहे हैं या मैं डिक्टेट करके लिखा दूँ बाद में? अभी लिखे नहीं है, ठीक है, चलिए जान लीजिए। तो अब जैसे पार्लियामेंट पावरफुल हो गया, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया जाएगा। फिर मतलब गोलकनाथ के जजमेंट में कहा है इंदिरा गांधी आप फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकती, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया और जुडिशरी के इस बोली को बदल दिया, पलट दिया, अब वो फिर से पावर चेंज कर सकती है। तो अब जब उन्होंने ये वाला काम किया, इसको भी चैलेंज किया जाएगा जुडिशरी के सामने। इसीलिए आपको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का बहुत बड़ा क्लैश दिखेगा पूरा इंदिरा गांधी के टाइम पर। इंदिरा गांधी का फेज ही था जब जुडिशरी और इसके बीच में क्लैश बहुत तगड़ा चल रहा था, इसीलिए उसी टाइम सारे के सारे बड़े बड़े केस आए। मिनर्वा मिल्स केस उसी टाइम का है, फिर आपका मेनका गांधी केस, केशवानंद भारती केस है आपका, फिर ये हो गया बहुत सारा, नारायण वाला जो है, एक शिवकांत शुक्ला वाला केस है, राजनारायण इंदिरा गांधी वाला केस है, जितनी भी बड़ी बड़ी केस है वो सारी इसी टाइम पर, क्योंकि यही टाइम पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का तगड़ा फाइट चल रहा था, ठीक है। इंदिरा गांधी ने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से
गोलकनाथ के जजमेंट को बदला, तो इंदिरा गांधी के इसी स्टेप को चैलेंज कर दिया गया 1973 में, और केस था केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, केरला केस। अब इसमें हुआ क्या था, तो अगेन एक बहुत ज़बरदस्त पर्सन थे, इनका नाम था केशवानंद भारती। ठीक है जी, केशवानंद भारती का एक बड़ा सा ज़मीन था, ये मठ का ज़मीन था इनका, और उसी मठ के ज़मीन को केरला की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ पास किया, और लॉ पास करके इनका ज़मीन ले लिया। ठीक है, अब ये लॉ को चैलेंज करते इससे पहले इस लॉ को उठाकर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। अब जो भी चीज़ को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा उसको आप चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकते। ये डाला किसके थ्रू गया, तो 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो अब केशवानंद भारती इस लॉ को तो चैलेंज नहीं कर सकते थे, हैंस उन्होंने चैलेंज कर दिया 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। तो इस केस में 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया। ठीक है, लेकिन लगे हाथ 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी चैलेंज हो गया इसी केस में। ठीक है जी, मेन क्या है 29th है, लेकिन साथ में 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज किया गया था, वो चैलेंज्ड। ठीक है जी, अभी फिलहाल इस डिस्कशन में हम 29th एंड 25th की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ये आने वाला है। 29th भी आएगा डिस्कशन में, 25th भी आएगा डिस्कशन में, बट अभी के लिए जिसके हम बात कर रहे हैं वो है 24th। सो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुआ इसी केशवानंद भारती केस में। अब जब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के सामने, देखिए सुप्रीम कोर्ट किया क्या, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ठीक है भाई, इंदिरा गांधी जिद पर है कि फंडामेंटल राइट्स चेंज करना है ना, हम ग्रांट करते हैं, वी अलाउ कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। बट साथ में एक क्लॉज डाल दिया, वो ये है, यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा को बदलते बिना आप कहीं पर भी चेंज कर लो, जहाँ करना है करो, क्योंकि लड़ाई इसी की चल रही थी ना। सी, पहले था कि इसने चेंज किया तो क्यों कर दिया, फिर हुआ कर दिया तो क्यों कर दिया। गोलकनाथ के केस में उसने बोला कि नहीं इसमें चेंज नहीं करने का, इसी को पलट दिया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू और बोला कि नहीं हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ। फिर इंदिरा गांधी ने वापस से पावर एज्यूम कर लिया कि मैं इसमें चेंज कर सकती हूँ। तो केशवानंद भारती केस में कहा कि मेन लड़ाई इसी में चेंज करने का ना, कर सकते हो, चलो मान लिया, ठीक है। क्योंकि फिर अगेन ये वाला टाइम था जब इंदिरा गांधी स्ट्रांग हो रही थी। 1971 के बाद से इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल होते जा रही थी, ठीक है। इसीलिए वो बहुत सारे गरीबों लोगों का स्कीम ला रही है और बहुत उनका भी एक क्रेज़ बनता जा रहा था। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के बात को एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि ठीक है, यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट नंबर 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये पहली बार था इस तरीके का बात कोई बोल रहा है, विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। अब इंदिरा गांधी को भी ना समझ में आया ये क्या बोल दिया ये क्या नया चीज़ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इसी केस में डेवलप किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग जगह पे कुछ मूल ढांचा है, मतलब जो मेन बात है, कोर आइडिया है, उस कोर आइडिया को आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। और वो कोर आइडिया कहाँ लिखा है वो हम बताएंगे केस बाय केस बेसिस पे। मतलब अल्टीमेटली सुप्रीमर्सी ऑफ जुडिशरी ही हुआ। देखिए, आप इमेजिन करिए, इंदिरा गांधी को इमेजिन करिए, इंदिरा गांधी की लड़ाई चल रही थी संविधान में बदलाव करने को लेकर। वो कहीं पर भी बदलाव कर सकती थी, जुडिशरी सिर्फ बोलता था कि फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में आप बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पर सिर्फ वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती थी, लेकिन वो जिद पर बैठी थी कि फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक भी उसमें भी बदलाव करने का मुझे ताकत मिल जाए। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इंदिरा गांधी किसी भी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3 को बदल सकती है, कहीं पर भी कोई भी बदलाव कर सकती है। देश में सबसे सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके हाथ का खिलौना, कभी भी बदल सकती है। तो अब सबसे पावरफुल कौन हो गया? इंदिरा गांधी हो गई। तो यानी इस मामले में पूरा ताकत ये था कि सुप्रीमर्सी ऑफ एग्जीक्यूटिव को इस्टेब्लिश करना था।
लेकिन लास्ट मोमेंट में एक दाव खेला जुडिशरी ने, वो था बेसिक स्ट्रक्चर। बोला कि आप बदल सकते हैं कुछ भी, लेकिन मूल ढांचा को नहीं बदल सकते। अब मूल ढांचा नहीं बदलने का मतलब हो गया कि वहाँ पर इंदिरा गांधी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी, वो मूल ढांचे के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। तो यानी मूल ढांचा को ही बेस बनाकर आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बना देंगे, एटलीस्ट फॉर मूल ढांचा, एटलीस्ट फॉर दैट बेसिक स्ट्रक्चर इंदिरा गांधी या पार्लियामेंट जो भी है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। यानी सुप्रीमर्सी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रीस्टोर आप कर रहे हैं, ठीक है। बाय दिस बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीमर्सी ऑफ जुडिशरी को रीस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है आप लोग को फर्स्ट टाइम पे समझ में ना आए, ढंग से उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये पढ़ने का यही तरीका है, इसके अलावा कोई धरती पे कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। वो ये है कि आपको घर पर जाके इसको अच्छे से समझना होगा और फिर से क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे जैसे मैं आपको बोलकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही तरीके से आप फिर से उसको विजिट करिए इन्फॉर्मेशन को और समझिए क्या किया था, कैसे किया था, तो आपको उसकी पूरी की पूरी डेवलपमेंट पता चलेगी, ठीक है। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसको स्किप आप नहीं कर सकते और इसका पढ़ने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, यही आपको तरीका ही मिलना है, ठीक है जी। तो पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा। इसके लिए ये फर्स्ट टाइम पे समझ में नहीं आने वाला है, हो सकता है घचपच लगेगा, मतलब आपको एक तरीके से समझ में भी आ रहा है लेकिन क्लैरिटी शायद कहीं कहीं ना भी हो। वो क्लैरिटी मेरे तरफ से तो मैंने सारा चीज़ दे दिया, वो अब आपके तरफ से होगा जब आप उसको क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, क्रिटिकली उसको समझेंगे, ठीक है। वो आपको घर पे जाके थोड़ा बहुत करना पड़ेगा और ये भी करने के लिए ज़्यादा समय मत लीजिएगा, आज ही कल तक में ये आपको कर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा स्किप होना शुरू करेगा माइंड में, उसके बाद आप उसको उतने अच्छे तरीके से क्रिटिकली एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। यानी देखिए बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू हुआ क्या, जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमर्सी को रीस्टोर किया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये डिसाइड करने का अथॉरिटी जुडिशरी के पास है। यानी कहा जाता है कि इनडायरेक्टली जुडिशरी ने अपनी सुप्रीमर्सी को रीस्टोर कर दिया कि हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, एक तरफ से फाइट था टू डिक्रीज और टू इट वाज अ फाइट टू bring executive under the constitution, but instead it turned out to make judiciary above the constitution। उसको जुडिशरी को भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर लेके चले गया, क्योंकि वो अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, ये डिसाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा, फिर भी बोलना मेरा काम है, इसलिए मैं बोले जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये थोड़ा प्रोसेस में आएगा, इसलिए मैंने टॉपिक के शुरुआत में ही कहा था कि ये पूरा टॉपिक, अभी तो ये पूरा टॉपिक ही बाकी है, ठीक है। पूरा टॉपिक आपको इसी तरीके से क्रिटिकली एग्जामिन करके उसको समझना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ें पूरे टॉपिक में समझने वाला ही चीज़ ज़्यादा है, ठीक है जी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड अपहेल्ड 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, ठीक है, अपहेल्ड कर दिया उसको। मीन्स पार्लियामेंट held that Parliament can amend any part of the Constitution including Part 3, but without disturbing the basic structure, ठीक है। इनफैक्ट आपको पता पॉलिटी बहुत ही आसान इजी सब्जेक्ट है, लेकिन पॉलिटी वैसे भी थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट भी है, आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो मोमेंट आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ आ गया तो चीज़ें आसान है, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बस सिर्फ इतना आ जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऐसा constitutionalism is the birthplace of fundamental rights या birthplace of fundamental rights। अब ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, अब इसको समझिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द बर्थ प्लेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब जहाँ फंडामेंटल राइट्स होगा वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जन्म होगा, उधर ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। ये सही है या गलत? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द बर्थ प्लेस ऑफ फंडामेंटल राइट,
मतलब या सॉरी फंडामेंटल राइट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब फंडामेंटल राइट्स जहाँ होगा वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जन्म होगा। ये सही है या गलत है? करेक्ट है? नहीं, ट्रू है, ट्रू है, हाँ सही है। फंडामेंटल राइट इज़ द बर्थ प्लेस, पहले तो स्टेटमेंट समझिए, फंडामेंटल राइट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जन्म फंडामेंटल राइट्स के वहीं पर होगा, जहाँ फंडामेंटल राइट्स होगा वहीं पर उसका जन्म होने वाला है। ठीक है, अब कैसे? मैंने आपको कहा था कि फंडामेंटल राइट्स एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन देता है। फंडामेंटल राइट्स ये कहता है कि मोदी जी अपने मन मर्जी का काम नहीं करेंगे, उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस इम्पोज कर देता है। जहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन होगा वहाँ लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है कि वो दिए गए नियम कायदों के अनुसार ही काम करती है, मन मर्जी से कुछ नहीं। और दिया गया जो नियम कायदा है वो लॉ है, मतलब गवर्नमेंट इज़ अंडर द लॉ, एंड वेन एवर द गवर्नमेंट इज़ अंडर द लॉ एंड गवर्नमेंट इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, देन दैट मीन्स देर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो जहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स होगा वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। अफगानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है क्योंकि वहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स बेसिकली डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है ना, डेमोक्रेसी का। तो मतलब ये मैं ये स्टेटमेंट के थ्रू आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि पॉलिटी में अब खास तौर पे पिछले 2-3 साल 4 साल से अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन का ट्रेंड खत्म हो रहा है। वो डायरेक्टली आपको ऐसा स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट छोटा ही लेकिन उसको आपको लिंक करके समझना पड़ेगा। आपको वो स्टेटमेंट ऐसे नहीं समझ में आएगा, वो रट्टा वाला चीज़ नहीं होगा, उसके ऊपर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द फंडामेंटल राइट इज द बर्थ प्लेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये राइट है या रॉन्ग है हम कैसे, जब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पता है, फंडामेंटल राइट्स पता है तो ही होगा। तो इसके मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट को तो समझना पड़ेगा। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को अपहेल्ड किया, बोला कि एकदम सही है, लेकिन कहा कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड तो कर सकती है बट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमें देखना है व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन उससे पहले ये लिख लेते हैं, थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। ठीक, मतलब अल्टीमेटली ये हुआ, हाँ अल्टीमेटली ये हुआ कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट बट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये बताइए क्या पार्ट 3 को अमेंड किया जा सकता है? किया जा सकता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ गया, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सेक्रोसेंट। नॉट सेक्रोसेंट मतलब अमेंड किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर इज सेक्रोसेंट मतलब उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, चलिए।